हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा। यहां पर गाइस हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हमारी टारगेट 95 प्लस की सीरीज में, जो कि है क्लास 9 के लिए बहुत 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 जरूरी चैप्टर है। ठीक है, विच इज दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मैंने इतने बहुत इसलिए लगाए क्योंकि अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से नहीं करा तो आगे दिक्कत होगी। आगे मतलब बहुत आगे नहीं, 9th के बाद 10th में ही आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा सा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। ओके, ये बहुत ही बेसिक वाला केमिस्ट्री फॉर्म करता है, आपका फाउंडेशन को ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो बहुत जरूरी है कि इसको ढंग से आपको समझा जाए। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं सर कि एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपको हाइड्रोजन पता होगा? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो। हाइड्रोजन पता है तो बताओ। ठीक है, आपको ऑक्सीजन पता होगा, है ना? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स है। दीज आर एलिमेंट्स, है ना? एलिमेंट्स में भी ये लोग नॉन मेटल, वो अलग बात है, बट फिलहाल दे आर एलिमेंट्स। इनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो लगभग कुछ ऐसा दिखेगा। ऑक्सीजन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो लगभग ऐसा दिखेगा। असल में ऐसा नहीं दिखेगा, बट मैं बता रहा हूं, एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो लेंगे हम उसका, वो ये H है, यहां पर ये O है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें H लिखा होगा या O लिखा होगा, वो हम आगे देखेंगे, बट मैं बता रहा हूं कि लगभग स्मॉलेस्ट यूनिट कुछ ऐसा रहेगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोजन का एटम। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब एक बात मैं बता रहा हूं, एटम होता क्या है? एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है, एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है, यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, जिसके पास बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, और डिटेल आपको समझ में आएगा, बट फिलहाल ये समझो कि कोई भी, जैसे मान लो मैंने ले लिया सोडियम। सोडियम इज एलिमेंट। ठीक है, Na उसका सिंबल है वैसे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम। ठीक है, तो सोडियम अगर मैंने मान लो ऐसे ले लिया यहां पर, तो जितने भी इसके छोटे 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 मोटे तगड़े छोटे मोटे भाई, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, जैसे, तैसे, जितने भी इसके छोटे छोटे लड्डू दिख रहे हैं वो क्या है? दे आर सोडियम का एटम्स। सोडियम के एटम्स। सो कोई भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल उस एलिमेंट से मैच खाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटम कहते हैं। सर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि उसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट से मैच खाती है? अब आप ये भी बोलोगे सर, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो ना, 9th से पहले थोड़ा समझ लेते हो, तो ये कहोगे कि स्मॉलेस्ट क्यों? एटम के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्मॉलेस्ट हुआ। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि वो इलेक्ट्रॉन या वो प्रोटॉन को देख के आप बता नहीं सकते कि वो उस एलिमेंट का है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सोडियम से मैच नहीं करेगी। इसका इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी सोडियम से मैच नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन जो बनता है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स है, जितने प्रोटॉन्स है, वो सब मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो प्रॉपर यहाँ पर क्या रहता है? वो इस, जैसे यहाँ पर ये सब के सब जितने भी एटम्स है, सबके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, बट उनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना हुआ है कि वो सोडियम के लिए प्रॉपर बने हैं। ठीक है, काफी मैं डीप में चला गया, आपको बाहर निकालूंगा और फिर से एकदम बेसिक से बताऊंगा आगे। ठीक है, सो एटम फिलहाल क्या है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट एंटिटी, याद रखो। वैसे मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है। अगेन कंफ्यूज? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। मैं आपको एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस तो पता है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो मान लो कि हम यहां पर एक कंपाउंड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टेक, सबसे बेस्ट क्या लेते हैं अपन? वाटर। वाटर इज H2O, है ना? वाटर क्या है? H2O है। तो मान लो एक गिलास में लिया तुमने पानी, का लिया है? गिलास में पानी लिया है, कुछ और नहीं लिया है। तो ये जो पानी है उसका जो पार्टिकल है, उन पार्टिकल्स को थोड़ा ध्यान से देखो।
देखो जितने भी पार्टिकल है उनको ध्यान से देखो, तो तुमको वहां दिखेगा कि उसमें हर पार्टिकल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, सो एवरी पार्टिकल इज H2O। तो देख सकते हो कि इस H2O के जो यहाँ पार्टिकल दिख रहा है, इसमें 1 ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है, मतलब 1 से ज्यादा एटम से के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है। तो 1 से ज्यादा एटम जब ऐसे बॉन्डिंग बना लेते हैं, बॉन्ड करके, और ये नई चीज जो बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इस कॉम्बिनेशन को, वेयर मोर देन 1 एटम्स आर केमिकली कंबाइंड, दिस कॉम्बिनेशन विल बी कॉल्ड व्हाट? इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। तो ये क्या है? दिस इज वाटर मॉलिक्यूल या फिर H2O का मॉलिक्यूल है। आया समझ में? तो जैसे वहां मैंने क्या बताया कि एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट एंटिटी को हम एटम कहते हैं, और वही एटम जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो यानी क्या? यानी ये है कि कंपाउंड के स्मॉलेस्ट एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। इतनी बात समझ लो, फिर आगे तो हमको यही सब चीजें पढ़नी है। ठीक है बचवा, आगे बढ़ते हैं। चलो, ई कौन है भाई? ई महाशय कौन है? ई महापुरुष कौन है? तो नाम तो लिखा है यहां पर, एंटोइने लेवॉइजर, और यहां पर जोसेफ प्राउस्ट। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों केमिस्ट्री में कुछ तो किए होंगे, तभी यहां पर नाम लिखा है। तो देखो यहां पर, तो लेवॉइजर और प्राउस्ट, ये 2 नाम जो है ये केमिस्ट्री में इसलिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज बना दिए, जिससे कि हमने देखा कि हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहा है। सो वो क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता होगा। वही लॉज कौन बनाए? ये दोनों महाशय बनाए हैं। ठीक है, सो लेवॉइजर एंड प्राउस्ट, they laid to the foundation of chemical sciences by establishing 2 important laws of chemical combination। तो यानी इसके 2 लॉज हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज है। केमिकल्स कैसे कंबाइन करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम ये जुड़ गया तो क्या बना? 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कैसे कंबाइन करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जो किसने बताए हमको? लेवॉइजर और प्राउस्ट ने। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन हम थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? स्टेटमेंट आ गया है आपके सामने, प्रस्तुत हो गया है स्टेटमेंट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed, it can be only converted from one... oh no क्या बोल रहा हूं मैं, वो एनर्जी का लगा रहा हूं। so mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। बोलने का मतलब ये है कि मान लो ऐसा कुछ हुआ होता है, कोई रिएक्शन हुआ होता जिसमें मैंने 5 हाइड्रोजन एटम लिया होता और मान लो कि 10 क्लोरीन का एटम लिया होता। ठीक है, और मैं ये देख रहा हूं कि ये रिएक्शन हुआ और बाद में जाके ये HCl फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मान लो ये हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl फॉर्म हुआ। ठीक है, और ये जो है सिर्फ 3 ही फॉर्म हुआ, ओनली 3 HCl। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार कि 5 हाइड्रोजन एटम गया, अंदर गया, और रिएक्शन के बाद सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, बाकी 2 कहां चला गया? और यहां पर भी 10 क्लोरीन गया और यहां पर रिएक्शन के बाद सिर्फ हमको 3 ही दिखाई दे रहा है क्लोरीन, यानी बाकी कहां चला गया? यानी ये 2 और ये 7 कहां चला गया? है ना? तो ऐसा नहीं होता, मतलब कि जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं, मतलब बहुत सिंपल सी बात ये कह सकता हूं, थोड़ी लॉजिकल बात ये कह सकता हूं कि जब ये रिएक्शन होगा तो ये 5 और ये 5 यहां जाके 5 बनाएंगे, तब समझ आएगा हाँ 5 हाइड्रोजन, जैसे जितना हाइड्रोजन लिया गया उतना हाइड्रोजन बाहर भी हमको दिखाई दे रहा है। मतलब मशीन के अंदर जितना हम डाले हाइड्रोजन एटम, मशीन के बाहर भी उतना ही दिखाई दे रहा है। समझे? रिएक्शन के बाद उतना ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो बस यहां इतनी सी छोटी सी बात को जो है समझाया गया है कि इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में
अब देखो इसको मैं आगे एक और टर्म्स में लिखता हूं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा. इट मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है, मान लो कि मैंने एक रिएक्शन देखा जिसमें A प्लस बी, ये कोई केमिकल है, मान लो A एक केमिकल है, B एक केमिकल है, और ये फॉर्म कर रहा है C प्लस डी. ठीक है, तो यहां बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो आपने ये 1 किलो लिया था और ये पूरी तरह से रिएक्ट करने वाला है B से. मान लो B कितना यूज हुआ, 2 किलो यूज हुआ, तो ये पूरी तरह से यूज होंगे 1 kg. मान लो मतलब जो हमने लिया है इस कॉम्बिनेशन में कि इनपुट में दिस इज 1 kg एंड दिस इज 2 kg एंड दे आर कंप्लीटली रिएक्टिंग विद ईच अदर. तो फाइनली आउटपुट में आपको गेस करने में, प्रेडिक्ट करने में बिल्कुल भी मुश्किलात नहीं आनी चाहिए, बिकॉज हमको पता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज 3 kg ओवरऑल. सो प्रोडक्ट का मास भी क्या होगा, 3 kg. बस ये मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्ट करने के लिए हमने लिया स्टार्टिंग केमिकल, और प्रोडक्ट क्या होता है, जो फाइनली फॉर्म हुआ. तो याद रखो, दिस इज रिएक्टेंट, A एंड B आर रिएक्टेंट्स एंड दिस C एंड D आर प्रोडक्ट्स. ठीक है, आगे देखते हैं बचवा. यस, दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? तो लॉ ऑफ, जो देखो लेवॉइजर और प्राउस ने दो लॉज बताए किसके, केमिकल कॉम्बिनेशन के. पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने ये देखा कि कोई भी रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा. और दूसरा अब ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. इसमें क्या बताया गया, इट स्टेट्स दैट इन a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. थोड़ा ध्यान से समझना आप इसको. It states that in a chemical substance, कोई भी chemical substance, मान लो कि हमने लिया वाटर H2O, इसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं मास के हिसाब से. So let's see the example. तो जब हम H2O की बात करते हैं, तो जैसे मान लो 2 H2 रिएक्ट किया O के साथ में एंड इज फॉर्मिंग H2O. ओके, अब यहां पर इसका मास थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मास प्रोपोर्शन कितना है. अब हाइड्रोजन का मास होता है 1. तुम बोलोगे सर कैसे, और ये U क्या है, दिस इज यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट. एटम्स को वजन करने के लिए ये यूनिट यूज करते हैं, आगे बताऊंगा, चिंता ना करो. और 1 कैसे आया वो भी स्टैंडर्ड है, बताऊंगा आगे. ठीक है, सो हाइड्रोजन का मास है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16. अब H2O में देखें, हमेशा जो वाटर होता है वो H2O ही होता है. तो 2 हाइड्रोजन है तो यानी कितना हो, एक का मास 1 है तो 2 का मास कितना हो गया, 2. ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का है 16, एक ही ऑक्सीजन है तो ये हो गया 16. अब इसका रेशियो निकाल लो, डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 1:8. तो अब जो मास प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का वाटर के अंदर, वो कितना है, 1:8. तो यहां पर लॉ में क्या बताया गया है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने से पानी की कोई भी बूंद ले लो, उसमें से कोई भी वाटर मॉलिक्यूल उठा लो, उसका जो मास प्रोपोर्शन है वो हमेशा 1:8 ही होगा. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लो आपने गटर का पानी निकाल के और उस पानी में H2O का जो H और O का प्रोपोर्शन देखा मास वाला, वो 1:5 आ गया, 1:2 आ गया, ऐसा नहीं होगा. दैट विल ऑलवेज बी दिस 1:8. ठीक है, देखो एटम के नंबर के हिसाब से रेशियो कितना है, हाइड्रोजन 2 एटम्स है और ऑक्सीजन 1 एटम है, तो 2:1 ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से. बट हम जो रेशियो लिखते हैं वो मास के हिसाब से बताते हैं, तो मास के हिसाब से 1:8 है. ठीक है, अब ये मैं बता रहा हूं जो मैं एग्जैक्टली आपको यहां पर, ठीक है, वही चीज बताया गया कि चाहे आप बर्फ का पानी, बर्फ में से पानी ले लो, या फिर नदी का पानी ले लो, या समुद्र का पानी ले लो, इन सब में जो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन का जो मास होता है दैट इज फिक्स 1:8. ठीक है, कहीं से भी चांद पे भी पानी मिल गया, अगर पानी है तो वो जो रेशियो है दैट इज फिक्स. वही बताया गया कि इन एनी केमिकल सब्सटेंस, यानी इन एनी मॉलिक्यूल, the elements that are present, they will always be in definite proportion by mass.
यार इससे सिंपल अगर कोई बता देना तो मुझे बता देना। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, सो द मास रेशियो इज फिक्स 1:8 वी कैन सी, यस मास रेशियो इज फिक्स। ठीक है, मजाक कर रहा हूं भाई, तुम्हारे टीचर्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आई नो, काफी स्कूल में है टीचर्स जो बहुत दिल से पढ़ाते हैं, उन सभी टीचर्स को मेरा सल्यूट। ठीक है, अगर कोई टीचर देख रहा हो तो सभी को रिस्पेक्ट। ठीक है, और काफी टीचर्स ऐसे होते हैं जो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की, तो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट सच टीचर्स। ओके, ये बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशन है भाई, बस दिल से करते जाओ। आगे है जॉन डेल्टन। कौन है भैया ये डेल्टन साहब? लेट्स सी। Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion। तो जो लॉ लेवॉइजर एंड प्राउस्ट ने बनाए उसको थोड़ा सा और आयाम दिया, थोड़ा सा और एक हाइट पे ले गए डेल्टन साहब। डेल्टन बाबू ने क्या क्या बताया वो बताया गया है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर। सो लेट्स सी दैट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बताया गया कि जितने भी मटेरियल्स है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर हो जो उसका टाइनी पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एटम्स आर इनडिविजिबल, इनविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर। अब यहां पर तरीके से क्या लिखा गया? एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हो ना कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं कि भैया ये एटम आ गया, हाइड्रोजन प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होगा, और ना ही हम किसी रिएक्शन में उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि हाइड्रोजन था ऐसे दबाया खत्म हो गया। बलून थोड़ी है वो। ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस तो रहेगा ही। ठीक है, तो बस ये बताया जा रहा है, डेल्टन बाबू ये बता रहे कि कोई भी चीज एटम से बनी हुई है, कोई भी मटेरियल एटम से बना हुआ है। एटम इज अ टाइनी पार्टिकल। और क्या बताया जा रहा है? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना ही तुम एटम को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके बाद एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो मास के हिसाब से या तो केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से आइडेंटिकल यानी सेम होता है। देखते हैं आगे। देखो, जैसे मान लो एक डिब्बा लिया हम, ठीक है, और इस डिब्बा के अंदर कोई एक एलिमेंट ले लिया, मान लो हीलियम। तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे डिब्बा के अंदर वो सब कौन से होंगे? हीलियम के होंगे। अब यहां पर इस तीसरे वाले पॉइंट में ये बताया डेल्टन बाबू ने कि किसी भी गिवन एलिमेंट का एटम जो है वो मास या केमिकल प्रॉपर्टी के मामले में आइडेंटिकल होता है। जैसे मान लो तुमने ये वाला एटम ले लिया, सपोज तुमने ये वाला एटम ले लिया, इसका नाम रख दिया हमने आलू। ठीक है, ये दूसरा एटम लिया हमने हीलियम का, उसका नाम रख दिया हमने भालू। ठीक है, अब आलू और भालू का जो वजन होगा, जो मास होगा, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि दोनों हीलियम का ही एटम है। ठीक है, और दोनों का प्रॉपर्टी भी सेम होगा, मतलब आलू और भालू का जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसा ही होगा, एक जैसा ही वो रिएक्शन या रिएक्टिविटी होगा उनका। क्यों? क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट का एटम। बस इतनी बात बताई जा रही है। पर एक बात बताओ कि अगर मान लो मैंने कोई और एलिमेंट ले लिया, मान लो कोई और एलिमेंट का एटम ले लिया, मान लो हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन है। अब इनकी भी प्रॉपर्टी आपस में तो एक जैसी होगी, पर अगर मैं ले लूं कि भैया भालू की प्रॉपर्टी और यहां पर मान लो इसका नाम है कचालू, तो कचालू की प्रॉपर्टी और भालू की प्रॉपर्टी मैच करेगी क्या? नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के एटम्स है, एक हीलियम का एक हाइड्रोजन का है। सो बस वही बात बताई गई है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भैया ये याद रखना बहुत जरूरी चीज है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ऐसी थ्योरी आ जाती है। अगला है एटम्स कंबाइन इन स्मॉल रेशियोज, रेशियो ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स।
हमने देखा ही वो ऑलरेडी कि जैसे वाटर जब बना है तो उसमें कौन सा एटम कैसे कंबाइन किया है, 2 हाइड्रोजन का एटम था और 1 ऑक्सीजन का एटम था, और हमेशा ये इसी तरीके से कंबाइन करके और ये वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। यानी ये रेशियो फिक्स है ना कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दिस स्मॉल होल नंबर रेशियो इज ऑलवेज फिक्स फॉर दिस वाटर। कभी ये 1:2 नहीं होगा या 2:5 नहीं हो जाएगा, दिस इज ऑलवेज फिक्स, है ना। यानी जो लेवॉइजर और प्राउस ने बताया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, डाल्टन ने उसको और निखार दिया। फाइनली एक और बात बताई गई है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, रिलेटिव नंबर का तो हमने यहां पर देख लिया, होल नंबर रेशियो जो है वो फिक्स है। और यहां पर क्या बताया जा रहा है कि किसी भी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर है और जो टाइप ऑफ एटम है हमेशा फिक्स होता है। मतलब क्या, मतलब वाटर ले रहे हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना होगा। ऐसे नहीं होगा कि मान लो कभी ये हाइड्रोजन नहीं था, वो अवेलेबल नहीं था तो उसने किसी और को भेज दिया और ये हीलियम और ऑक्सीजन के साथ वाटर बन गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो दैट, या फिर कभी एक ही हाइड्रोजन मिला तो HO करके और ये बना दिया वाटर, ऐसा नहीं होगा। तो जो रिलेटिव नंबर है वो हमेशा 2:1 होगा और जो टाइप ऑफ एटम है वो भी H और O ही होगा, ऐसा कोई दूसरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, कोई भी गिवन, जैसे हम यहाँ वाटर का बता रहे हैं ऐसे कोई और एलिमेंट का, कंपाउंड का भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना भैया। ठीक है, जो मैंने कचरा किया इतना मत करना, अब इतना साफ साफ लिख देना इसको। आगे देखते हैं, तो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताया गया था वहां पर, इन एनी केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट का मास इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। दूसरा क्या था, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें यह बताया गया कि कोई भी कंपाउंड जो होता है उसमें एलिमेंट्स का जो मास रेशियो है दैट इज फिक्स। ठीक है, वो जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहता है, फिक्स होता है। और तीसरा हमने यहां पढ़ा डाल्टन बाबू का एटॉमिक थियरी, जिसमें ये बताया गया कि हर मटेरियल जो है टाइनी पार्टिकल एटम से बना होता है। एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, ना ही उसको किसी रिएक्शन में क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करो तो उसके सारे एटम एक जैसे होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जो है वो आपस में डिफरेंट होंगे। ओके, इसके बाद में एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियोज। और आखिरी में ये बताया गया कि कोई भी तुम कंपाउंड लेते हो तो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है या उसमें उनका जो रिलेटिव नंबर है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स होता है। क्या बात है बचवा, तुम तो इतना सीख गए, बजाओ ताली। और अगर ये बात तुमको दिमाग में फीड हो गई है तो नीचे मुझे सूचित करो कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा और। अब हमने एटम मॉलिक्यूल, वैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, अब थोड़ा सा और उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहले एटम फिर मॉलिक्यूल। तो क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट। तू कहां से आ गया बीच में, अबे हट। हाँ, सो क्या है, देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट को एटम कहते हैं। ठीक है भैया, तो समझ में आ गया। विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट ऑलवेज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन में वो लोग जाते हैं, नॉट ऑलवेज, रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है वो, बट एटम्स ही जाके रिएक्शन में फर्दर पार्टिसिपेट करते हैं। ये जनरली एक बात बताई गई है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करें। जैसे मैं जो हीलियम का बता रहा था, हीलियम तो हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव है ना, वो नोबल गैस में आता है, लेस रिएक्टिव, सब चीजें सीखोगे आप, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर वहीं हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये बहुत ही रिएक्टिव है कमबख्त। तो ये क्या करता है, ये अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर लेता है और फिर ये एक्चुअली H के फॉर्म में नहीं होता, फिर ये H2 फॉर्म में होता है। तो कुछ एटम फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं जैसे हीलियम, कुछ एटम कंपाउंड मतलब आपस में ही कंबाइन होकर इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो वो तो चीजें हम देखते रहेंगे, आगे देखते हैं। और एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, मतलब एटम का जो रेडियस, एटम स्पेरिकल होता है तो उसका जो रेडियस है वो नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर। बाप रे बाप, बहुत छोटा है रे, मत सोचो इतना। अच्छा, इसके बाद सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का जो एटम्स का सिंबल है वो देख लो। जैसे कुछ एलिमेंट का जो सिंबल है वो एक अल्फाबेट से बता दिया जाता है, कुछ एलिमेंट का सिंबल 2 अल्फाबेट से बता दिया जाता है, लेकिन पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है। जैसे
हाइड्रोजन का जो है वो H है सिंबल, ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल है H और एल्यूमिनियम का है Al। तो देखो पहले इसमें एक ही अल्फाबेट यूज हुआ है तो कैपिटल है, इसमें क्या है दो अल्फाबेट यूज हुए हैं इसके सिंबल। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो कि मैंने कभी A ले लिया, ऐसा नहीं है, वो स्टैंडर्ड है, वो याद रखना होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का है Al, तो पहला लेटर तो कैपिटल होगा ही, लेकिन अगर दूसरा लेटर यूज हुआ है तो दैट विल बी स्मॉल, समझ गए। पहला लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल, अगर सेकेंड यूज हुआ है तो दैट विल बी स्मॉल, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कभी एल्यूमिनियम को ऐसे लिख देना Al, अनपढ़ की निशानी है ये, टीचर चमाट देता है। आगे देखते हैं, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। मतलब जैसे यहां पर जिंक को Z से नहीं रिप्रेजेंट किया गया, ना ही ZI से, जिंक को रिप्रेजेंट किया गया है ZN से। अब देखो पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा लेटर जो है यहां पर देखो, दूसरा अल्फाबेट वो सेकेंड वाला नहीं थर्ड वाला लिया गया। तो ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट का सिंबल जो है वो अंदर के लेटर्स को यूज करके बने, पर ये रूल हमेशा है कि पहला कैपिटल होगा और अगला यूज हुआ तो दैट विल बी स्मॉल। और क्लोरीन का देखो CH नहीं है, क्लोरीन का है Cl, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, ठीक है। तो ये आपको सब कम से कम जो मेन वाले हैं वो तो पढ़ लेने, शुरू के 20 तो अच्छे से पढ़ लेने, ठीक है। आयन का होता है, देखो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनका जो सिंबल होता है केमिकल सिंबल, वो उनके नॉर्मल नाम से नहीं बनता, वो उनके लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक नेम से बनता है, या बेसिकली कहो तो उनके साइंटिफिक नेम से बनता है। जैसे आयन का साइंटिफिक नेम है फेरम, तो इसलिए आयन का सिंबल है Fe, फेरम, ठीक है। सोडियम का है नाट्रम, ठीक है, या नाट्रियम होता है वो, सो नाट्रियम से आया Na, इसलिए मैंने अब शुरू में भी सोडियम का सिंबल Na लिखा, ठीक है। फर्स्ट कैपिटल सेकेंड स्मॉल, याद रखें। एंड पोटेशियम का है केलियम या कालियम, इसलिए के, कालिया खालिया खालिया। इसके बाद है टिन का स्टैनम Sn, गोल्ड का ऑरम Au, ये गोल्ड का है, सिल्वर का अर्जेंटम Ag, मर्क्यूरी का हाइड्रार्जिनम सो Hg, ठीक है। मुझे आप टंगस्टन का बताओगे कमेंट करके, टंगस्टन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग और हम देखते हैं एटॉमिक मास के बारे में। सो एटॉमिक मास को मैंने बताया था, एटॉमिक मास को मेजर करते हैं, एक सिंबल दिखाते हैं, या तो U लिखा जाता है या तो AMU लिखा जाता है। व्हाट इज दैट? AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, या अगर U लिख रहे हो बात एक ही है, उसको आप यूनिफाइड मास कह सकते हो। सो एटम्स को वजन करने के लिए तुम किलोग्राम ये सब यूज नहीं कर सकती, ये बहुत बड़े हैं किलोग्राम, एटम तो बहुत छोटा है यार। तो उसको मेजर करने के लिए, उसके मास को मेजर करने के लिए हमको एटॉमिक मास यूनिट जैसी छोटी यूनिट लेनी होती है, ठीक है। इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ओके। अब 1 AMU कितना होता है? 1 AMU इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली यू बोल दो, इट इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻27 kg। लगभग यही मास जो है एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का, अप्रोक्सीमेटली यही होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ठीक है, वो ये है। एंड नहीं बोल रहा मैं, और बोल रहा हूं। तो या तो एक प्रोटॉन का मास ले लो, इतना ही होगा, एक न्यूट्रॉन का लगभग इतना ही, थोड़ा डिफरेंस होता है बट हम लोग इतना ही लेते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, टेंशन ना लो आप। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.67 10⁻⁻27 kg। आगे देखते हैं कार्बन 12। कार्बन 12 क्यों लिखा गया? कार्बन का मास, जो हमारा स्टैंडर्ड कार्बन का जो टाइप होता है उसको एलोट्रोप बोलते हैं। कार्बन की अलग अलग मास वाले एलोट्रोप्स भी होता है, आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कार्बन सिर्फ एक टाइप का होता है, अलग अलग मासेस वाले भी कार्बन होते हैं। सो कार्बन का जो स्टैंडर्ड एलोट्रोप है, जो एकदम स्टैंडर्ड, जो हम हर जगह यूज करते हैं या हम लोग जो कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो जो कार्बन का स्टैंडर्ड एलोट्रोप है उसका मास है 12, तो उस वाले एलोट्रोप को हम C12 बोलते हैं, कार्बन 12। तो कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है उसको यूज किया जाता है फॉर रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास यूनिट मासेस, ठीक है। क्या, कैसे, क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मोल कंसेप्ट वाला वीडियो जब आएगा नेक्स्ट, तब उसमें हम देखेंगे। फिलहाल याद रखो
कि C12 कार्बन 12 जो है ये एटम को, इस एटम को स्टैंडर्ड माना जाता है। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ना, ये इसी से निकाल के बनी हुई है। मैं बताता हूं कैसे। मान लो ये कार्बन का एटम है, ये C12 एटम है, तो इस कार्बन के एटम को पहले तो कितने टुकड़ों में विभाजित करना है, इसको आपको 12 इक्वल पार्ट्स